आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस लेटेस्ट जजमेंट की जो 24 अप्रैल 2026 को आता है और इस जजमेंट पति और उसके परिवार वालों को बहुत बड़ी राहत लेके आता है, क्योंकि इस जजमेंट में पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज कराई थी और पति के परिवार के लोगों ने इस एफआईआर को चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश करने से रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष वो जजमेंट रखेंगे जिसमें पत्नी ने ये आरोप लगाए थे कि उसके पति ने पुनर्विवाह कर लिया है, अभी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ, इसके बावजूद भी इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। ये भी पत्नी ने आरोप लगाया था कि जो उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न के जो आरोप होते हैं वो भी इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के, यानी कि मारपीट जैसे, दहेज मांगने जैसे कई आरोप लगाए थे, जिसमें ये मामला दर्ज होता है आईपीसी की धारा 494 और साथ में 498A और सहपठित धारा 34 के अंतर्गत 494, 498A और सहपठित धारा 34 के अंतर्गत ये मामला दर्ज होता है। अब पति के परिवार के लोग ये कहते हैं, भाई हमारा क्या दोष है, मेरे ऊपर मामला क्यों, ना हमने मारा है, ना पीटा है, ना दहेज मांगा है, हमारे पर झूठे आरोप है और आरोप इसके पति के ऊपर है कि उसने दूसरी शादी कर ली, तो हमें क्यों इसमें जबरन घसीटा जा रहा है। तो पति के परिवार के लोग थे जो उसके माता, पिता और बहन, इन तीनों ने हाई कोर्ट से निवेदन किया था और वहां पर सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत क्वैश कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस आदेश को भी रद्द कर देती है और जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर थी उस एफआईआर को क्वैश कर देती है। तो चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या था ये पूरा मामला और पत्नी के द्वारा क्या आरोप लगाए गए थे और किस आधार पर इस मामले की एफआईआर को रद्द कर दिया। और जब पति के माता पिता और बहन के विरुद्ध एफआईआर रद्द हो जाती है तो ऐसे में भैया, भाभी, इनके खिलाफ भी और अन्य लोग जो भी इस केस में होंगे उनके खिलाफ भी एफआईआर रद्द हो सकती है। अब आप अपने केस में देखिए, क्या आपके केस में पति के साथ साथ अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर है, केस है, मामला दर्ज है, तो आप भी इस जजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसी टर्म कंडीशन आपके केस में लागू होती हैं तो स्वाभाविक है कि आपके केस में जिन लोगों के नाम है उन लोगों के नाम हटा दिए जा सकते हैं, उनके नाम काट दिए जा सकते हैं, उनके विरुद्ध जो एफआईआर है उसे क्वैश की जा सकती है, उन्हें बरी किया जा सकता है। जय जनेन्द्र हूं किस जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स के पीडीएफ मिलते हैं, साथ में आपको इस जजमेंट का पीडीएफ भी मिलेगा और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मामला कुछ इस प्रकार से कि 24 अगस्त 2016 को पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें आईपीसी की धारा 494, 498A और 34 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप है मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना और साथ में आरोप है दूसरे विवाह का कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। पत्नी ने आरोप लगाया कि जब वो अबू धाबी और केरल में थी तो रहने के दौरान उसके पति ने दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप में आ गया, मतलब मारना, पीटना, डराना, धमकाना, दहेज मांगने, ये मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा हो जाती है। और पति ने 30 लाख रुपए और 47 तोले सोने की मांग की थी। 30 लाख रुपए और 47 तोले की कब मांग की थी और मारपीट कब की थी, दहेज कब मांगा था, जब वो अबू धाबी और केरल में था उस वक्त। और इसके अलावा उसने, पत्नी ने यह भी दावा किया कि 2010 में जब वो सऊदी अरब में रहने के दौरान उसने अपने ससुराल वालों को 153 तोला सोना बेचने की चर्चा करते हुए सुना था। कथित तौर पर पति के लिए कार और ननद के लिए फ्लैट खरीदने का इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। पत्नी ये भी आरोप लगा रही है कि 2010 में जब वो सऊदी अरब में थी उस दौरान उसने अपने ससुराल वालों से बात करते हुए सुना था, यानी पति जो बात कर रहा था अपने माता पिता से, परिवार वालों से बात कर रहा था, तो उसने सुना था कि जो 153 तोला सोना है, 153 तोला जो गोल्ड है उसे बेच देते हैं
उसके बदले पति के लिए एक कार खरीद लेंगे और जो उसकी बहन है, ननद है, उसके लिए एक फ्लैट यानी एक घर खरीदेंगे। ऐसा पत्नी ने आरोप लगाया। और पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने 2013 में गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है। पत्नी का आरोप है कि 2013 में पति ने रीमैरिज भी कर ली है। अब यहां पर पति के परिवार वालों की तरफ से तर्क रखा गया। अभी तो आरोप हो गए पत्नी की तरफ से योग थे, अब पति के परिवार वालों की तरफ से तर्क रखा गया। तो जो पति के परिवार वालों की तरफ से तर्क रखा गया, तो सबसे पहले तो वकील साहब ने कहा कि जो पति के माता पिता हैं वो बुजुर्ग हैं। आमतौर पर हर केस में यही कहा जाता है और वास्तविकता में वो बुजुर्ग होते हैं, और कई केसेस में तो वास्तविकता में बहुत अधिक बुजुर्ग भी होते हैं। इस परिस्थिति में भी होते हैं कि वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पर तर्क दिया गया कि उसके जो माता पिता हैं वो बुजुर्ग हैं, और ये भी बताया गया कोर्ट को कि वो साथ में नहीं रहते। अब क्योंकि पत्नी खुद कबूल कर रही है कि वो केरल में रहती थी, आबू धाबू में रहती थी, तो वो खुद कबूल कर रही है। तो यहाँ पर तो ये स्पष्ट हो गया कि वो साथ में नहीं रहते, वो सऊदी अरब में भी रहती है। तो तीन उसने बता दिया कि मैं आबू धाबी में रही और केरल में रही और सऊदी अरब में रही। तो माता पिता और बहन तो साथ में थे नहीं, ये तो दोनों ही थे, तो ये साथ में नहीं रहते थे। अब इसके अलावा ये भी तर्क दिया गया कि 2007 से 2010 के बीच की घटनाओं के लिए 2016 में शिकायत दर्ज कराई गई। 2007 से लेकर 2010 के बीच की जो घटनाएं हैं उनके बारे में अब 2016 में पत्नी शिकायत दर्ज करा रही। अब जाके उसको याद आ रही। क्यों भाई? 2007 से लेकर 2016 तक 9 साल का इंतजार करना पड़ा पत्नी को शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्यों? इसका जवाब भी देना पड़ेगा, तो लिमिटेशन में आ जाएगा। इसके अलावा 494 के विषय में यह भी कहा गया कि द्वितीय विवाह का दायित्व पति और रिश्तेदारों के परिवार वालों तक तब तक नहीं डाला जा सकता जब तक कि वो रीमैरिज को संपन्न कराने में उनकी सक्रिय भूमिका हो। ये यहां पर कहा गया कि भाई मान लीजिए कि पति ने दूसरी शादी कर ली, तो भाई वो तो साथ नहीं रह रहा था। और दूसरी बात, हमने कब करवाई, हमारी भूमिका क्या है उसमें? हमने कब विवाह, हम बारात लेके गए, हमने कब पंडित बुलाया, हमने कब बारात लगवाई, हमने कब खाना खिलाया, हम कहाँ हैं उस केस में भाई? जो पति हमारे साथ नहीं रहता, हम उसके साथ नहीं रहते, वो बाहर क्या कर रहा है वो जाने। हमने ना कोई शादी कराई, ना हमें कोई जानकारी है, ना हमें पता है। तो कोर्ट कह रही है कि भैया अगर पत्नी रीमैरिज के आरोप लगाती है तो इसमें पति के परिवार वाले ये कहते हैं कि भाई हमने नहीं करवाई, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि इस रीमैरिज को करवाने में उसके परिवार वालों की सक्रिय भूमिका क्या है। अगर सक्रिय भूमिका है, उन्हें शादी करवाई है, उन लड़की ढूंढ के लाया, उन्हें विवाह करवाया, मंडप लगवाया, खाना खिलाया, बैंड बाजों को बुलवाया, सब कुछ किया, तो फिर यहाँ पर उनके विरुद्ध इस षड्यंत्र में शामिल होने के आधार पर केस चल सकता है, अन्यथा उन्हें इस केस में नहीं रखा जाएगा। तो कोर्ट ने पाया है कि मुख्य आरोप पति के विरुद्ध, जो आरोप हैं वो मुख्य आरोप से पति के विरुद्ध है। ससुराल वालों के विरुद्ध कोई भी इसमें ऐसा मुख्य आरोप है ही नहीं। ससुराल वालों के विरुद्ध आरोप ही नहीं है। जो सारे के सारे पत्नी ने आरोप लगाए, क्या आरोप लगाए कि जब मैं आबू धाबी में थी, केरल में थी, उस वक्त हमें मारा पीटा करता था, दहेज मांगता था, गोल्ड मांगता था, और जब मैं सऊदी अरब में थी तो हमने इससे फोन पे बात करते हुए अपने परिवार वालों ने सुना, चर्चा करते हुए सुना कि भाई वो पति के लिए कार खरीद रहे हैं और बहन के लिए फ्लैट खरीद रहे हैं। तो फोन पे सुना, तो भाई हम कहाँ इन्वॉल्व हैं इसमें, ऐसा वो कह रही है, तो वो साबित कैसे करेगी? तो यहां पर कोर्ट ने यह माना कि शिकायत में सास ससुर के द्वारा विशिष्ट मांग, धमकी, हमले तथा क्रूरता जैसा कोई जिक्र नहीं है।
सिर्फ ननद के खिलाफ केवल पैसे लेने के आरोप क्रूरता के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। अब पत्नी कह रही कि भाई फ्लैट गोल्ड बेचा और ननद ने फ्लैट लिया, भाई पति तो तुम्हारा है, वो जाने, उसने कार खरीदी वो जाने। तो कोर्ट कह रही यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि ननद ने पैसे लिए भी है तो ये क्रूरता कैसे हो गई? अरे घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोग, कोई किसी से पैसे ले सकता है, मांग सकता है, तो उसकी जेब से निकालना, जबरन छीनना, ये क्रूरटी होती है। उसने आपसे मांगा, आपने उसे दे दिया, ये कहाँ से क्रूरटी हो गई? परिवार में तो लेन देन चलता है, ला देना जरा 2 लाख, ला देना जरा 10,000, उससे लिए उससे लिए। जेब से जबरन निकालना, छीनना, वो क्रूरटी हुई, तो कोर्ट ने माना कि क्रूरटी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ससुराल वालों की पुनर्विवाह में कोई संपन्न कराने में कोई विशेष भूमिका नहीं है और कोई भी उनके विरुद्ध सबूत नहीं है। दूसरी बात ये भी कहा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध, यानी कि जिसमें सास, ससुर और ननद है, इनने अपील की थी, इनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है और अगर इनके विरुद्ध मामला जारी रखा जाएगा तो कानून का दुरुपयोग माना जाएगा। ये मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और इनके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज थी उस एफआईआर को क्वैश कर दिया। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।